नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो क्लास 12 ज्योग्राफी के मॉडल पेपर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2 वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है यानी कि क्वेश्चन नंबर 43 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 48 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली जो पार्ट 1 का वीडियो है उसमें जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है और जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न था यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 42 तक के सॉल्यूशन को देख लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उससे वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 43 से लेकर के सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 43 है कि जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, इनके घटकों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। यानी कि सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि क्या होता है इसके परिभाषा को लिखना है और इसको प्रभावित करने वाले जो मुख्य घटक हैं इसके बारे में विस्तृत यानी कि डिटेल से लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यानी कि जब दो समय अंतरालों के बीच में जो जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिलता है इसी को क्या कहते हैं, इसी को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जिससे कि समझिएगा, जैसे कि आपका 2001 में आपका जनगणना हुआ था, ठीक है, फिर उसके 10 साल के बाद 2011 में जनगणना हुआ, तो ये जो आपका 10 सालों के समय अंतराल में जो जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिल रहा है इसी को क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं कि इसके जो वृद्धि के मुख्य घटक हैं यानी कि महत्वपूर्ण घटक हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटक जन्म दर, मृत्यु दर एवं आपका प्रवास है। तो याद रखिएगा जनसंख्या वृद्धि के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो पहला हो गया आपका जन्म दर, दूसरा आपका मृत्यु दर और तीसरा होता है आपका प्रवास। ये तीनों आपका जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है, यानी कि ये तीनों आपका जनसंख्या वृद्धि के मुख्य घटक हैं। चलिए इसके बारे में आप डिटेल से देखते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्या था आपका जन्म दर। ठीक है, तो देखिए एक वर्ष के दौरान 1000 लोगों पर जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। यानी कि 1000 लोगों पर प्रति वर्ष जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उसी को क्या कहते हैं, उसी को आपका जन्म दर कहा जाता है। यह जनसंख्या के आकार तथा घनत्व दोनों में वृद्धि करती है। अधिक किसी वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या मृतकों की संख्या से अधिक हो तो उस वर्ष के दौरान कुल जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। यानी कि बच्चों के जन्म होने से क्या होती है, कुल जनसंख्या में आपका वृद्धि होता है और जब कुल जनसंख्या में वृद्धि होता है तो इससे आपका जन घनत्व में भी वृद्धि होता है। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया आपका जन्म दर। उसके बाद आपका था दूसरा मृत्यु दर। ठीक है, तो देखिए एक वर्ष के दौरान 1000 लोगों पर मृतकों की संख्या को प्रदर्शित करती है। यानी कि मृत्यु दर किसे कहते हैं, तो एक वर्ष के दौरान 1000 लोगों पर जो लोगों की मृत्यु होती है उसी को क्या कहते हैं, उसी को मृत्यु दर कहा जाता है। यह जनसंख्या के आकार तथा घनत्व दोनों में कमी ला देता है। यानी कि सिंपल सी बात है कि जब कोई भी व्यक्ति की मृत्यु होगी तो कुल जनसंख्या में क्या होगा, कमी देखने को मिलेगा। और जब कुल जनसंख्या में कमी देखने को मिलता है तो इससे आपका क्या होता है, जन घनत्व, यानी कि दोनों आपका कुल जनसंख्या और जन घनत्व दोनों के आकार में क्या होती है, कमी ला देती है। अधिक किसी वर्ष के दौरान मृतकों की संख्या जन्मों की संख्या से अधिक हो तो उस वर्ष के दौरान कुल जनसंख्या में कमी हो जाएगी। यानी कि कोई भी वर्ष जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या क्या हो, कम हो और मरने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो तो क्या होगा, उस वर्ष आपका कुल जनसंख्या में कमी हो जाएगी। ये हो गया आपका मृत्यु दर। ठीक है, उसके बाद तीसरा आपका क्या था, प्रवास था। ठीक है, तो देखिए लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को ही क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति एक स्थान को छोड़ करके जब दूसरे स्थान में जाता है तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को आपका प्रवास कहा जाता है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से अगर गांव से शहर पढ़ने के लिए जा रहा है, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति गांव से शहर कमाने के लिए जा रहा है, तो कोई भी व्यक्ति आपका शहर से गांव में आकर के रह रहा है, तो जब कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर के रहने के लिए जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को आपका प्रवास कहा जाता है। और ये किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है, तो देखिए जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यह आगमन तथा प्रस्थान दोनों ही स्थानों के जनसांख्यिकीय आंकड़ों को प्रभावित करता है। प्रवास आंतरिक यानी कि देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय देश के बीच हो सकता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में
परिवर्तन नहीं करता है, लेकिन देश में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान में जब रहने के लिए जाता है तो जहां पे वह पहले रह रहा था वहां की जनसंख्या में क्या होती है, कमी हो जाती है, और जहां पे वह रहने के लिए जा रहा है वहां की जनसंख्या में क्या होती है, आपकी वृद्धि हो जाती है। और इस प्रकार से आपका प्रवास भी क्या करता है, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है, और प्रवास भी आपका क्या है, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसके उत्तर को देना था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है कि उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। यानी कि कोई भी स्थान में जब कोई भी उद्योग को लगाया जाता है तो उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं उसके बारे में डिटेल से लिखना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग उद्योग की परिभाषा को लिखेंगे, यानी कि उद्योग किसे कहते हैं, फिर इसके बाद उसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उसके बारे में डिटेल से लिखेंगे। ठीक है, देखिए इस प्रकार से लिखने से क्या होता है कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, 5 में से 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब फिर लंबे क्वेश्चन को लिखा जाता है तो पहले उसके बारे में छोटा सा परिचय दिया जाता है, यानी कि उसकी परिभाषा को लिखा जाता है, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसके बारे में लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, किसी भी प्रदेश में मशीनों की सहायता से वस्तु का बड़े पैमाने पर पुनः निर्माण करना विनिर्माण उद्योग अथवा आपका उद्योग कहलाता है। तो ये हो गया इसकी परिभाषा। अब इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। पहला कौन सा कारक है, तो पहला है कच्चा माल। यह किसी भी उद्योग का प्रमुख आधार होता है, क्योंकि किसी भी उद्योग की पहली आवश्यकता कच्चे माल की होती है। जैसे चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है, गन्ना है, गन्ना से भी आपका चीनी बनता है। ठीक है, उसके बाद आपका लोह इस्पात उद्योग का कच्चा माल आपका लोह अयस्क है, चूना पत्थर है, मैग्नीज है और कोयला है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कच्चा माल जो होता है बच्चों किसी भी उद्योग का प्रमुख आधार होता है। क्योंकि कोई भी उद्योग अगर हम चला रहे हैं, ठीक है, अगर मान के चलते फैक्ट्री लगा दी है, गन्ना चीनी का फैक्ट्री लगा दी है, तो वहां पे गन्ना ही नहीं पहुंचेगा तो क्या फैक्ट्री आपका चलेगा, क्या हम चीनी बना पाएंगे, नहीं ना। तो कच्चा माल इस प्रकार से आपका क्या करता है, आपका उद्योग को प्रभावित करता है। ये इसकी प्रमुख कारक हो गया। उसके बाद दूसरा इसका प्रमुख कारक क्या है, श्रमिक। किसी भी उद्योग के लिए सस्ता व कुशल श्रमिक अति आवश्यक माना जाता है। यानी कि कोई भी उद्योग लगा रहे हैं तो जो आपका श्रमिक यानी कि जो लेबर है ये आपका क्या है, सस्ता लेबर होना चाहिए और कुशल होना चाहिए, यानी कि बेहतरीन कारीगर लेबर होना चाहिए। ये सबसे आवश्यक माना जाता है और ये मुख्य रूप से उद्योग को प्रभावित करता है। अगर मान के चलिए लेबर ही नहीं रहा तो क्या फैक्ट्री चलेगा, नहीं ना चलेगा बच्चों। तो आपका जो श्रमिक होता है यानी कि लेबर होता है, ये भी आपका मुख्य रूप से एक कारक है जो उद्योग को प्रभावित करते हैं। जहां पे आपका लेबर अच्छा होता है, लेबर सस्ता होता है, वहीं पर आपका उद्योग को स्थापित किया जाता है। उसके बाद तीसरा इसका जो प्रमुख कार्य है वो है शक्ति संसाधन, यानी कि ऊर्जा प्राप्त होना। ठीक है, वर्तमान समय में उद्योग के सभी अंतरों का संचालन बिजली व इंटरनेट की सुविधा व सहायता से होता है। यानी कि जहां पे आपका बिजली का अच्छा होता है, बिजली का अच्छा सोर्स होता है, वहीं पे क्या होता है, आपका फैक्ट्रियों को स्थापित किया जाता है, उद्योगों को स्थापित किया जाता है। क्योंकि अगर देखिए बिजली नहीं रहेगा तो उद्योग चलने की संभावना है क्या, नहीं ना चल पाएगा, नहीं चलेगा भाई। एक दिन बिजली काट के देखिए लगभग सारा उद्योग आपका बंद हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या है, एक मुख्य कारक है। इसके बाद तीसरा मुख्य कारक है कि पूंजी व बाजार। यह किसी भी उद्योग का प्रमुख आधार माना जाता है, क्योंकि किसी भी वस्तु का आयात व निर्यात करने हेतु पर्याप्त पूंजी व अनुकूल बाजार का होना आवश्यक है। जैसे कि मुंबई व सूरत सूती वस्त्र का उद्योग है। ठीक है, इसके अलावा अनुकूल जलवायु, भूमि संरचना, जल संसाधन, परिवहन व संचार, सरकारी नीतियां किसी भी उद्योग का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। ठीक है, यानी कि जो आपका पूंजी होना चाहिए किसी भी उद्योग को लगाने के लिए, ये भी प्रभावित करता है। जिसके पास जितना ज्यादा पूंजी होता है वो उतना बड़ा उद्योग को लगाता है, उतना अच्छा उद्योग को लगाता है, उतना बड़ा लगाता है। और आपका बाजार भी क्या है, महत्वपूर्ण कारक है। क्योंकि देखिए अगर मान के चलिए आप सामान तो बना रहे हैं, अगर आपके आसपास बाजार ही नहीं है तो उस सामान को आप लोग कहाँ पे बेचेगा, नहीं ना बेच पाइएगा। तो ये भी आपका क्या है बच्चों, ये भी आपका उद्योग लगाने का एक उद्योग के स्थानीयकरण का क्या है, आपका प्रमुख कारक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 44 नंबर क्वेश्चन के आंसर। उसके बाद देखिए 45 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या था कि ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताएं। यानी कि ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती की सबसे पहले परिभाषा लिखना है, फिर इसके बाद इसके जो मुख्य विशेषताएं होते हैं उसको लिखना है। ठीक है, तो देखिए जनसंख्या का आकार, वृद्धि एवं विस्तार तथा आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर मानव बस्तियों को 2 वर्गों में रखा जाता है। पहला हो गया आपका ग्रामीण बस्ती, जिसमें जनसंख्या व जन घनत्व बहुत ही कम होता है तथा यहाँ के निवासी प्राथमिक क्रियाकलापों के द्वारा जीविका उपार्जन करते हैं। यानी कि जो आपका ग्रामीण बस्ती के लोग
होते हैं वहाँ पे जो जनसंख्या होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और यहाँ के जो निवासी होते हैं ये प्राथमिक क्षेत्र यानी कि आपका कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, यही सब आपका क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इसी से जुड़ करके अपने जीवन को चलाते हैं, अपने जीवन यापन करते हैं। जबकि जो आपका नगरीय बस्तियां होती है इसमें जनसंख्या व जनघनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है तथा यहाँ के अधिकतर निवासी द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ श्रेणी के क्रियाकलापों में संलग्न रहकर अपनी जीविका का उपार्जन करते हैं। यानी कि जो आपका शहरी क्षेत्र के जो लोग होते हैं बच्चों, वो अपने यहाँ पे जो जनसंख्या होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है। साथ ही साथ यहाँ के जो लोग अपने जीवन उपार्जन करते हैं वो द्वितीयक क्षेत्र यानी कि फैक्ट्रियों में रह करके काम करके, अतो तृतीयक क्षेत्र का मतलब हुआ आपका ये जो आपका ऑफिस में काम करके, ठीक है, अतो चतुर्थ श्रेणी के क्रियाकलापों में से जुड़ करके अपने जीवन का यापन करते हैं। तो ये हो गया आपका ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती। अब इसकी विशेषताओं को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे ग्रामीण बस्तियों की विशेषता, ठीक है। तो पहले ग्रामीण बस्ती की विशेषता क्या है कि ग्रामीण बस्तियां प्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमि से निकटता से गहरा संबंध बनाए हुए रखती है। यानी कि जो गांव के लोग होते हैं ये आपका अपनी भूमि से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, ये आपका जमीन से जुड़े हुए लोग रहते हैं। यहाँ के निवासी, दूसरी विशेषता देखिए, यहाँ के निवासी ग्रामीण परिवेश से जुड़ी आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, खनन कार्य आदि को अपनी जीविका कमाते हैं। यानी कि दूसरी इसकी विशेषता है कि जो ग्रामीण लोग होते हैं ये जो अपना आर्थिक क्रियाकलापों के द्वारा अपना जो जीवन यापन करते हैं ये आपका कृषि से जुड़ करके, अतो पशुपालन करके, अतो लकड़ी काट करके, अतो मछली पकड़ करके, अतो आपका खनन कार्य आदि से अपनी जीविका कमाते हैं, यानी कि पैसा कमाते हैं। इसकी तीसरी विशेषता क्या है, तो इन बस्तियों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है तथा वृद्धि एवं विस्तार की दर बहुत ही धीमी होती है। यानी कि जो आपका गांव में होता है यहाँ पे आपका क्या होता है, इसका जो आकार होता है गांव का आकार ये बहुत ही छोटा होता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि होती है ये धीरे धीरे होता है यहाँ पे, क्योंकि लोग आकर के कम बसते हैं, ठीक है। तो ये इसकी तीसरी विशेषता होगी। चौथी विशेषता क्या है कि ये बस्तियां प्रायः जल स्रोत जैसे तालाब, झील, नदी, नहर अथवा झरने के समीप बसी होती है। यानी कि जो आपका ग्रामीण बस्तियां होती है बच्चों ये आपका तालाब के किनारे बसी होती है, तो आपका ये नदी के किनारे अधिकतर बसी होती है, तो आपका नहर के किनारे बसी होती है, जहाँ पे मतलब जल स्रोत अच्छा होता है वहीं पे ये बस्तियां बसी होती है। पांचवी विशेषता क्या है ग्रामीण बस्ती की, तो देखिए ग्रामीण बस्तियों के लोग सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समरूपता के साथ आपस में गहरे संबंध रखते हैं तथा एक दूसरे से जाने पहचानते हैं, ठीक, मतलब एक दूसरे से जान पहचान रखते हैं। जबकि जो शहर में होता है ना ही कोई धर्म से मतलब है लेकिन संस्कृति से मतलब है। आप लोग देखते हैं मॉडर्न जमाना में वो लोग जीते हैं, हम लोग जो गांव के लोग होते हैं अपनी संस्कृति से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, अपने गांव के सारे लोगों को पहचानते हैं। और जो शहर में रहता है ना, ऊपर तलवा कौन है नीचे तलवा कौन है एक को मतलब नहीं रखता है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, इस तरह का मतलब भी लोग वहां पे रहते हैं। और जबकि गांव में हम लोग क्या रहते हैं, मिलजुल करके चलते हैं। तो ये आपको ग्रामीण का विशेषता। अब नगरीय बस्तियों की विशेषता क्या होती है उसको देखिए समय बीतने के साथ कुछ बस्तियां विशेषीकृत होकर के अपने आसपास की बस्तियों को सेवाएं प्रदान करने लगती है, ऐसी बस्तियों को नगर कहा जाता है। तो ये हो गया आपका पहली विशेषता। दूसरा विशेषता क्या है कि नगरों के अधिकांश निवासी द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलापों में संलग्न रहते हैं। यानी कि ये द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलापों से जुड़ करके अपने जीवन उपार्जन करते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरी विशेषता है कि जनसंख्या की अधिकता, व्यावसायिक विविधता एवं प्रशासनिक कार्यों के आधार पर नगरों को वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि जो नगर बांटे जाते हैं, तो देखिए जहां पे आपका ज्यादा जनसंख्या होता है वैसे नगर को आपका नगर निगम की संख्या दी जाती है, जहां पे उससे कम होता है उसे नगर पालिका, जहां पे कम होता है उसे नगर पंचायत, ठीक है। इस तरह से आपका नगरों को बांटा जाता है। उसके बाद देखिए नगरों में जनसंख्या का घनत्व भी बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि वो जो आपका नगर है वो कम क्षेत्र में देखिए बहुत ही ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे नगरों की जनसंख्या क्या होती है, आपका जनघनत्व भी क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। उसके बाद पांचवा विशेषता है कि नगरों की समस्याओं के समाधान हेतु नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड अथवा अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति का गठन किया जाता है। जबकि जो आपका गांव होता है, गांव के क्षेत्र में क्या होता है, आपका ये ग्राम पंचायत की गठन किया जाता है, ठीक है। तो ये आपकी इसकी विशेषता हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि प्रवास क्या है, इसके कारणों की विवेचना करें। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको प्रवास को समझाया कि जब कोई भी व्यक्ति एक स्थान से जब दूसरे स्थान में रहने के लिए जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं, ठीक है। और प्रवास भी आपका कई प्रकार का होता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है, इसका मुख्य कारण आर्थिक कारण भी होता है। आर्थिक कारण का मतलब
पैसा वाला बाबू। एक स्थान से जब दूसरे स्थान कोई भी व्यक्ति रहने के लिए जाता है तो वो पैसा कमाने के लिए भी जाता है, ठीक है। राजनीतिक कारण भी होता है, ठीक है, जलवायु भी इसका कारण होता है, उसके बारे में चलिए डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, सामान्यतः लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर या आकर बसना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। इसके प्रवास के निम्नलिखित कारण क्या क्या हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला कारण क्या है आपका, आर्थिक कारण, यानी कि इकोनॉमिक्स केसेस, ठीक है। आर्थिक कारण में क्या क्या आ जाएंगे, तो देखिए प्रायः प्रवास इसके अंतर्गत परिवहन एवं संचार, औद्योगिक विकास, रोजगार के साधन के कारण शामिल किए जाते हैं। जो भारत की जनसंख्या आजीविका की खोज में, यानी कि आपके रोजगार की खोज में ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में, यानी कि यानी कि मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता प्रवास करते हैं, उसी वही आपका क्या है, आर्थिक कारण है। यानी कि कोई भी देखिए बम्बे दिल्ली कमाने के लिए जाता है ना बच्चों, रहने के लिए वहां पर रह करके कमाता है ना, तो उसी को क्या कहते हैं, आर्थिक प्रवास कहा जाता है। इसके अंतर्गत यही सब आपका कारण आता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कारण है पर्यावरणीय कारण, यानी कि इन्वायरमेंटल काउजेस। देखिए, इसके अंतर्गत विभिन्न घटक जैसे बाढ़, हिमस्खलन तथा सुनामी, चक्रवात, बिहार एवं असम के समतल मैदान में बाढ़ के कारण प्रवास करते हैं। यानी कि जो इन सब कारणों की वजह से जो प्रवास होता है, इसी को क्या कहते हैं, आपका पर्यावरणीय कारण कहते हैं। ये आपका दूसरा कारण है। तीसरा कारण क्या है, तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, यानी कि सोशल कल्चरल काउजेस, ठीक है। इसके अंतर्गत देश की सामाजिक स्थिति, विवाह प्रथा, खान पान, पहनावा, यानी कि वेशभूषा, विभिन्न आदि सांस्कृतिक एवं सामाजिक तत्व शामिल किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे होगा सामाजिक तत्व शामिल किए जाते हैं। तो इन सब की वजह से जो आपका प्रवास होता है, इसी को क्या कहते हैं, आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण कहते हैं। उसके बाद देखिए चौथा कारण है आपका राजनीतिक कारण, यानी कि पॉलिटिकल काउजेस। देखिए, इसके अंतर्गत देश की सीमा सुरक्षा, सीमा विवाद, युद्ध की स्थिति, हिंसा, अपराध, सरकारी नीति आती है। यानी कि इन सब वजहों से जो आपका प्रवास होता है, इसी को आपका राजनीतिक कारण कहा जाता है। देखिए, अभी आप लोगों ने हाल फिलहाल में सुना होगा जो आपका रसिया और जो यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो यूक्रेन के देश में जो भी लोग थे, ये उसके पड़ोसी देशों में जाकर के प्रवास कर रहे हैं, यानी कि जाकर के बस रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपका पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, यहाँ पे जाकर के बस रहे हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, ये जो कारण, इस जो युद्ध के कारण आपका प्रवास हो रहा है, इसी को आपका राजनीतिक कारण कहेंगे, ठीक है। तो देखिए, उसके बाद देखना है, अतः इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रवास किसी भी प्रदेश संसाधन का जाना, यहाँ पे होगा जाना माना सकारात्मक है, ठीक है। यह आपका हो गया। उसके बाद देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि परिवहन एवं संचार सेवाओं के महत्व का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो देखिए, किसी भी देश की आर्थिक विकास में परिवहन एवं संचार सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इन सेवाओं का जितना अधिक विकास होगा, उतनी ही अधिक गतिशीलता वहां के व्यापार एवं वाणिज्य में देखने को मिलती है। यानी कि किसी भी देश की आर्थिक विकास में जो आपका परिवहन है, ठीक है, जो आपका गाड़ी घोड़ा है और जो आपका संचार है, इंटरनेट है, ये आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है, ठीक है। और इन सेवाओं का जितना ज़्यादा विकास होता है, वहाँ पे उस देश का क्या होगा, उसके व्यापार में, उसके वाणिज्य में उतना ही ज़्यादा विकास देखने को मिलता है। साथ ही वहाँ के लोगों का भी अधिक क्रियाशील होते हैं, वहाँ के लोगों को तथा व्यापार एवं वाणिज्य को गतिशीलता बनाता है। क्योंकि देखिए, इसका कारण है पहला आपका परिवहन में, परिवहन एक आपका ऐसी सेवा या सुविधा है जिसमें लोग विनिर्मित व कच्चा माल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। आधुनिक समाज में वस्तुओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग के द्रुतगामी परिवहन व्यवस्था चाहते हैं। परिवहन की दूरी को कई तरह से मापा जाता है, जैसे मार्ग की लंबाई के रूप में, मार्ग में लगने वाले समय के रूप में तथा मार्ग पर यात्रा पर आने वाले खर्च के रूप में मापा जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका परिवहन। परिवहन के साधन के रूप में अनेक विकल्प होते हैं, जैसे कि सड़क परिवहन, यानी कि सड़क के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जा सकता है। रेल परिवहन से भी, आपका वायु मार्ग परिवहन, यानी कि जहाज हेलीकॉप्टर से भी, जल मार्ग परिवहन, यानी कि जो आपका समुद्री जहाज है उसके माध्यम से भी, तथा द्रव एवं गैस के लिए पाइपलाइन परिवहन। लोगों को जितने अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे, अर्थव्यवस्था में विकास के लिए भी उतना ही अच्छा होगा। मतलब जहाँ पे जितने भी प्रकार के साधन, जितना अधिक विकल्प आपका उपलब्ध होगा, उतना ही उस देश के अर्थव्यवस्था का विकास होगा। दूसरा था आपका संचार के विशेषताओं को लिखना था, महत्व को लिखना था। तो देखिए, संचार सेवाओं के द्वारा शब्दों, विचारों
या संदेशों को चाहे हुए लिखित सामग्री के रूप में है अथवा शून्य दृश्य सामग्री के रूप में उन्हें विभिन्न माध्यमों जैसे डाक द्वारा, समाचार पत्र व पत्रिकाओं के द्वारा तथा दूरसंचार सेवाओं जैसे कि आपका मोबाइल, दूरभाषा, फैक्स, इंटरनेट, रेडियो व दूरदर्शन के द्वारा गंतव्य तक पहुंचाना होता है। ये सभी जनसंचार के आधुनिक साधन है। इनका लोगों के द्वारा जितना विकास व उपयोग होगी, देश आर्थिक रूप से उतने ही प्रगति करेगा। यानी कि जहाँ पे आपका इंटरनेट का ज़्यादा विकास होगा, मोबाइल का ज़्यादा विकास होगा, आपका जो दूरदर्शन का जितना ज़्यादा विकास होगा, वहाँ के लोग उतने ही ज़्यादा क्या करेंगे, विकसित होंगे और वह देश आपका आर्थिक रूप से उतना ही ज़्यादा प्रगति होगा। ठीक है, अब देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या था कि विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। यानी कि एक आपका विश्व का मानचित्र वहाँ पे देगा, वहाँ पे आपको अलास्का को दर्शाना है, मेक्सिको की खाड़ी कहाँ है उसको दर्शाना है, जापान को दर्शाना है और केप टाउन को दर्शाना है। तो अलास्का कहाँ है भैया, तो ये अमेरिका में है। मेक्सिको को खाड़ी कहाँ है, आपका अमेरिका के नीचे आपका मेक्सिको देश में है। ठीक है, जापान तो आपका जापान में है और केप टाउन कहाँ है, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, और मुंबई को भी यहाँ पे दर्शाना है, भारत में है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहला क्या था आपका अलास्का। ठीक है, तो ये जो आप लोग भाग देख रहे हैं अमेरिका का, ये जो भाग है बच्चों, इसी को क्या कहा जाता है, अलास्का कहा जाता है। तो सिंपल से यहाँ पे आपको एक पॉइंट देना है और इस प्रकार से आप लोग थोड़ा सा तार को इस प्रकार, मतलब इस प्रकार से आपको एरो का निशान लगा सकते हैं। तो यहीं पे लिख सकते हैं अलास्का। ठीक है, उसके बाद बी नंबर दीजिएगा और यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग मेक्सिको की खाड़ी लिख सकते हैं। खाड़ी मतलब क्या हुआ, जैसे बंगाल की खाड़ी है, समुद्र की खाड़ी, उसी को कहा जाता है। जिस प्रकार से यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे जो समुद्र का भाग है इसको मेक्सिको की खाड़ी कहा जाता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा मेक्सिको की खाड़ी। उसके बाद देखिए आपका सी नंबर में आपका जापान था, तो यहाँ पे आपका जापान है। उसके बाद आपका डी नंबर में केप टाउन था, तो दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका केप टाउन है। और मुंबई तो आप लोग जान भी करते हैं, यहाँ पे आपका मुंबई। ठीक है, हल्का सा इधर उधर ये पॉइंट इधर उधर भी दिया है फिर भी चलेगा, हल्का सा उसको मतलब नहीं रखता है, लेकिन हाँ यहाँ पे मुंबई तो यहाँ मत दर्शा देना भाई। ठीक है, ये हल्का सा देखिए यहाँ पे आपका जूम करके दिखाते हैं, आपका यहाँ मुंबई दिख रहा है इस मानचित्र में, तो यहाँ भी दर्शाइएगा तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि आपका वर्ल्ड मैप देगा तो वर्ल्ड मैप बहुत आपका इतने बड़ा दबे करेगा, तो उसमें सब छोटा छोटा दिखेगा, हल्का उधर उधर हो जाएगा, तो उससे कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या बच्चों, ये आपका ज्योग्राफी का सॉल्यूशन हो गया और सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन हो चुका है बच्चों। प्लीज मॉडल पेपर के सॉल्यूशन को करके जरूर जाइएगा। और एक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप लोगों ने एक साल क्या पढ़ा उससे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा पढ़े होंगे, हो सकते बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो जो पढ़े हैं और जो नहीं पढ़े हैं फिर भी, ठीक है, जो पढ़े हैं और नहीं पढ़े हैं वो भी आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अब आपको एक महीना के अंदर अंदर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वीकली टेस्ट, जो आपका वीकली टेस्ट लिया था, भले ही टेस्ट आप लोगों ने दिया है तो नहीं दिया है, ठीक है, वो सारा क्वेश्चन आपको क्लियर कर लेना है, आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो ये मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करा दिया। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो पीडीएफ में भी आपको दे रहा हूं। देखिए एक ऐसा चैनल आपको ये है, आपको जहां पे सारा कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, ना ही कोई कोर्स का प्रचार किया जा रहा है, ना ही मेरा ए नोट्स ले लो, ना ही मेरा क्रैश कोर्स ले लो, ना ही मैं आपको बोलता हूं कि ये वहां से सब्सक्राइब कर लो, वो कर लो। ठीक है, कुछ भी नहीं कहता हूं, सिर्फ सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूं, ना ही कुछ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्राइब का मतलब क्या, ना ही कोर्स वाला सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूं, सिर्फ आपको फ्री में चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूं। और आपको मैं सारा कुछ पीडीएफ से लेकर के सारा फ्री में मटेरियल दे रहा हूं। ठीक है, तो मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों में शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप लोग पीडीएफ वहां से आप लोग देख लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आपको शुरू करेंगे। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज होगा ये डेली आपका रात को 8 बजे लाइव होगा। ठीक है, लाइव वीडियो नहीं, लाइव होगा, आप भी वहां से देखिएगा, आप मेरे सवाल को पूछिएगा, मतलब कोई भी सवाल आप लोग हमसे पूछिएगा, हम डायरेक्ट उत्तर वहीं पे आपको लाइव में देंगे। ठीक है दोस्तों, सारा आपका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कराने वाला हूं, सिलेक्टेड प्रश्न। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।